इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, फोस्फोरस और फोस्फोरिक बन जाता है। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस रिएक्शन को ऊपर वाले को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन। क्या इसका हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? इट इज ऑलरेडी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए। तो ये पढ़ के आना। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। दो एक पॉइंट ही है बस ये। अब हम आज ना एक काम करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बाद में कर लेंगे, फॉस्फोरस के खत्म कर देते हैं। दो चीजें हैं बस, एक तो PCl3 और एक PCl5। आई थिंक ये नहीं कटा है, फोस्फीन कट गया है। हाँ। और एक और चीज, रेड फोस्फोरस, ये सब कट गया, ये आएगा थोड़ा सा। तो इसकी आप सबसे इम्पोर्टेंट तो स्ट्रक्चर है। PCl जैसे PS3 की स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, तो इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पिरामिडल। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, लॉन पेयर। तो आपको पता ही होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर। ये PS3 की स्ट्रक्चर है, फोस्फीन बोलते हैं। तो PCl3 की स्ट्रक्चर क्या होगी? बस इतना इतना डिफरेंस आएगा। मुझे ये बताओ, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा अगर इसका कंपैरिजन किसी PS3 से करें? बता दो। अच्छा जी। नहीं, देखिए, इन दोनों P और H में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोस्फोरस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन रखेगा। और P और Cl में से कौन है, Cl। इस तो सेंट्रल एटम से दूर है नीचे वाले में। ऊपर वाले में सेंट्रल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन। ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जो नीचे वाले बता रहे, और ये कम होगा? बताइए। दी एक बार दोबारा बताना। देखिए, जो आपका PH3 होता है, फोस्फोरस और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फोस्फोरस। फोस्फोरस जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, -3 चार्ज, जैसे अमोनिया। तो इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसकी तरफ झुके हुए हैं। जबकि इसके क्लोरीन की तरफ झुके हैं, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ जाते हैं ज्यादा, तो आपस में क्या करने लग जाते हैं, ऐसे रिपेल। ये इसको धक्का दे रहा है, ये उधर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसके कम मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक। ओके। एक तो एंगल, ये तो शेप का नाम आपको पता है, पिरामिडल। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल। अब ना हम इसकी जान चुके हैं स्ट्रक्चर। एक होता है PCl5, दो ही होते हैं, एक PCl3 एक PCl5। ऑक्सीडेशन से 3 और 5 की होती है इनकी। 5 वाली शेप कैसे बनेगी, ट्राइगोनल, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके अंदर भी परपेंडिकुलर। ये प्लेन में है, ये उसके ऊपर नीचे है। शेप का नाम क्या होता है, और ज्योमेट्री भी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। उसके अलावा आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो आपके इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। मैंने इसका आंसर भी दे रखा है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। ये जो एक दो तीन, ये जो तीन बॉन्ड है, इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। राइट। और ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड कितने डिग्री के एंगल पे हैं इक्वेटोरियल के साथ, 90, 90 डिग्री। और एक्सियल एक्सियल आपस में 180। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आपस में 120। ये सारे 120 के एंगल हैं। जबकि ये वाला इसके साथ भी 90 है, वो दिख नहीं रहा पर 90 परपेंडिकुलर है। इसके साथ भी ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ये वाला। और ये इसके साथ भी 90, यहाँ से तो दिख रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। ये एंगल 90 का है, परपेंडिकुलर है ना। और ये भी इसके साथ 90 है, इसके परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ। तो बस आपको पता होना चाहिए, एंगल 115 हो जाते हैं ना तो उनमें रिपल्शन नहीं होती। पर लेकिन यहाँ तो एंगल सिर्फ 90 डिग्री है।
ये वाले एंगल 90 डिग्री है इसके साथ, इसीलिए ये थोड़े से लंबे होते हैं ताकि जो रिपल्शन है वो थोड़ी सी क्या हो सके, मिनिमाइज। वैसे ये सब बकवास बातें हैं, सब ऐसे बच्चों को भगा देते हैं हम कि भाई रिपल्शन। एक्चुअली तुम 12th क्रॉस करके जा रहे हो तो तुम्हें बता देती हूँ कि sp3d के अंदर दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जब बनता है। जो बीच वाला होता है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और जो ये वाले होते हैं ना, ये sp3d इकट्ठा नहीं होता, sp2 और दूसरे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है p और d, pd। क्या होती है, p और d, यानी कि दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। पर ये तुम पेपर में sp3d ही करके आना। इसकी क्या होती है, sp2, sp2, sp2। यहाँ पर जो रहता है उसमें p और d ऑर्बिटल, कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, कौन सा ऐसा d है जो सीधा होता है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, कौन सा, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें एक p ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके ये शेप बना लेते हैं। और एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी d में ज्यादा होती है कि s में ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, s में ज्यादा होती है। s में ज्यादा होती है तो वो चीज न्यूक्लियस से चिपकी हुई रहती है, और d में कम होती है तो वो दूर दूर रहती है। तो ये d ऑर्बिटल वैसे भी लंबे लंबे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कम है तो न्यूक्लियस दूर दूर रहते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डी वाली होगी तो ये बॉन्ड लंबा होगा कि नहीं। ये सारी बातें ना कॉलेज की हैं, आप बस इतना करो जितना आपके कोर्स में है। ये तो मैंने काम की बात बता दी थी अभी, पर आप ऐसे याद कर लो इसको कि ये एंगल 90 डिग्री का है ये वाला। तो 90 होने की वजह से रिपल्शन तेज हो रही थी, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन। और इलोंगेशन की वजह से क्या होगा फिर, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक, तो ये थी एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात। उसके अलावा जो पीसीएल 5 होता है, 5, मुझे ये बताओ कि इनमें कौन से बॉन्ड मजबूत होंगे, मजबूत। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होंगे, सारे अलग आंसर दे रहे हैं। देखिए, जो एक्सियल बॉन्ड है वो तो लंबे लंबे हैं, जल्दी टूट जाएगा ये छोटा बॉन्ड है, देर से टूटेगा। तो जो बॉन्ड देर से टूटेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और ये वाले कैसे होंगे, वीक। समझ आ गया, यानी दो वीक बॉन्ड होते हैं और तीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कोई पूछे ना इसका एविडेंस दो, तो सिंपल सा एविडेंस है, PCl5 में हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, पानी डाला, तो पता है क्या हुआ, बस PCl3 बन गया वो, बीच में एक ओ लगा दो, दो दो Cl निकले बस HCl के रूप में, एक HCl को ले गया दो। तो ये क्यों बना, इसके बनने से क्या प्रूफ होता है, POCl3 बन गया। क्या प्रूफ होता है इससे, कि अभी भी तीन Cl बॉन्ड मजबूत है और वो निकले नहीं है। हाँ, तो बस ये इसका प्रूफ है कि हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें तीन अलग बॉन्ड होते हैं और दो अलग। भाई पानी डालने से या तो पूरा ही टूटना था, तो नहीं टूटना था तो पूरा ही रहता, तीन क्यों रहे एग्जैक्टली, तो क्योंकि तीन एक तरह के बॉन्ड थे इसलिए वो ऐसे ही रह गए। अब मुझे ये बताइए, हमको दो टॉपिक करने हैं, एक PCl3 एक PCl5। प्रिपरेशन तो बहुत आसान है, फोस्फोरस हमेशा टेट्रा एटॉमिक होता है, PCl3 बनाना है तो ऐसे लिख दो, इसको बैलेंस कर देना फिर। दूसरा, आप ये बताइए कि रेड फोस्फोरस सुनी है, व्हाइट और रेड फोस्फोरस। बताए तो क्या आप मेरे। जो व्हाइट रेड मतलब फोस्फोरस होता है, फोस्फोरस के अंदर हम SOCl2 गैस डाल देंगे, थायोनिल क्लोराइड, जो ऑर्गेनिक में पढ़ते थे। बस, अब क्या होगा, PCl3 बन जाएगा, SO2 गैस निकल जाती है, SO2 अलग, PCl3 अलग, और HCl भी निकलता है, HCl।
HCl अकेला नहीं होता, इसलिए डाइमर बना दो। ये इसकी प्रिपरेशन थी। और अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जो PCl3 होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड, एकदम ऑयली ऑयली होता है, लिक्विड बिल्कुल लिक्विड जैसा। इसकी प्रॉपर्टी में PCl3 पढ़ रहे हैं अब। तो PCl3 अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या बनेगा? फॉस्फोरस अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन, PCl3 में क्लोरीन डाल दे तो क्या हो जाएगा? PCl5 बन जाएगा। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी, कहीं पे भी OH हो उसमें PCl3 डाल दो तो वो क्या बन जाता है? OH का Cl बन जाता है, कहीं पे भी हो। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके अलावा तुम इसकी पानी से याद रखना, PCl3 में हम पानी डाल देंगे, क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी भाई। फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 वाला ऑक्सो एसिड याद है कल जो सिखाया था? +3 में एक था H3PO3, एक +5 में H3PO4। तो ये जो अपना 3 वाला ऑक्सो एसिड बना लेगा। देखो Cl गायब हो गया इसमें से, यहाँ Cl और P है, और जैसे ही इसमें पानी डाला Cl अलग और P अलग, इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। Cl कहाँ चले गए? हाइड्रोजन के साथ, HCl बन के आउट। तो बस PCl3 क्वेश्चन आता है कि PCl3 की कैसी बोतल होती है? अभी बताया था मैंने तुम्हें, कलरलेस लिक्विड होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसा तुम लैब में देखते हो, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। क्वेश्चन ये आता है कि PCl3 की जो बोतल होती है, इसको अगर हम ओपन एयर में छोड़ दे तो फ्यूम्स निकलते हैं। तो क्यों निकलती हैं? क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन। और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है? H3PO3 और HCl। HCl के फ्यूम्स होते हैं वो, किस चीज के? HCl। तो एक को ये क्वेश्चन याद कर लो कि PCl3 की बोतल को सफेद, वो लिक्विड ही तो होते, जैसे एसिड नहीं होते लिक्विड, वैसा ये कि लिक्विड है, ओपन एयर में इसका ढक्कन खुला छोड़ दे तो फ्यूम्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसके नहीं होते वो फ्यूम्स, वो HCl रिलीज करता है, उसके होते हैं वो फ्यूम्स, HCl के। ये खत्म हो गया PCl3। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख भी सकती हूँ। व्हाइट फोस्फोरस में SOCl2 थायोनिल क्लोराइड डालते हैं तो क्या बनता है? PCl3 SO2 गैस। HCl होता नहीं है तो उसका डाइमर बना दो। ये इसकी प्रिपरेशन है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी मैंने कौन कौन सी बताई? PCl3 में क्लोरीन डाल दिया तो क्या होगा जी? PCl5 बन जाएगा। PCl3 को हमने डिकम्पोज कर दिया तो क्या होगा? जिससे वो बना था दोनों अलग हो जाएंगे। PCl3 को किसी ऑर्गेनिक चीज में डाल दो, OH की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। और पानी में डाल दो PCl3 को तो क्या बनेगा? दो चीजें बनेंगी, एक तो ऑक्सो एसिड ये वाला, और एक HCl। ये रिएक्शन ऊपर वाली सेम है, चेक कर लो बेशक से। PCl3 में जब मैंने ROH डाला, पानी में भी तो HOH है, तो यहाँ से OH का Cl बन गया, तो यहाँ पे ROH का क्या आ जाएगा? Cl। और एक क्या बना था? H3PO3, तो यहाँ क्या निकलेगा? H3PO3। दोनों को कंपेयर करो एक बार बैठ के, कंपेयर करो, ये और ये कॉमन है दोनों में, चेक करो एक बार। ये दोनों चीज कॉमन, ये दोनों चीज कॉमन, सेम रिएक्शन है दोनों, बस यहाँ पे एक H की जगह पर R बैठे हैं, बस, और कोई चेंज ही नहीं है, छोटा सा भी चेंज नहीं है। रिवाइज कीजिए। अब PCl5 पढ़ना है। PCl5 की प्रिपरेशन बता देती हूँ, कुछ नहीं करना आपको। PCl3 में दोबारा क्लोरीन डाल दो तो क्या बन जाएगा? PCl5। और इसकी एक और अगर प्रिपरेशन करें तो P4 में, जैसे पिछले में SOCl2 डाला था ना, इसमें SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो PCl5 बनता है और SO2 गैस निकलती है, कोई थर्ड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसकी प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल सेम जो अभी कराई थी। PCl5 को हीट कर दूं तो क्या होगा? PCl3 + Cl2। दूसरा इसकी पानी के साथ अभी अभी रिएक्शन करवाई थी कि PCl5 में जब पानी डालते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 5। तो +5 वाला ऑक्सो एसिड निकलेगा, H3PO4।
पर एकदम से नहीं निकलता, पहले वो ये बनता है, HCl निकल गया, और इसमें जो पानी पड़ा हुआ है दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस होता है और ये बनता है H3PO4 प्लस HCl। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई H3PO4 बाद में बना, तो इसे कौन सी हाइड्रोलिसिस कहेंगे जब तक अधूरी हाइड्रोलिसिस हुई है? पार्शियल की कंप्लीट? पार्शियल। पार्शियल हाइड्रोलिसिस इसकी पार्शियल इसलिए हुई है क्योंकि उसमें दो तरह के अलग अलग बॉन्ड थे, एक इक्वेटोरियल कैसे थे मजबूत, एक्सियल कैसे थे वीक। ठीक है, उसके अलावा आपको इनके कलर्स याद रखने हैं कि जो PCl3 होता है वो लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, बिल्कुल देखो ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है और ट्रांसपेरेंट है, जबकि PCl5 सॉलिड होता है और येलो कलर का होता है। सॉलिड में चीजें पास होती हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डार्क कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं हो रहा ना, तो मैं एक काम करती हूँ, इसमें सॉलिड टुकड़े बना देती हूँ ऐसे, तुम्हें फिर भी याद रहेगा कि चूरा सा है। तो ध्यान रखना PCl5 कैसा सॉलिड होता है, येलो सॉलिड, और ये क्या होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड, जैसे कि एसिड्स होते हैं, बस ये दोनों में अंतर है। उसके अलावा कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, PCl3 और PCl5 में से कौन कोवलेंट ज्यादा है, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड्स प्योर सेल में। PCl5 फजान्स रूल, क्योंकि इस पे 5 चार्ज है, इस पे 3 चार्ज है, जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी एलिमेंट की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर, एनायन को खींच लेगा और वो कोवेलेंट होगा, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो पर लेकिन क्वेश्चन ये आता है, फिर भी वो एक आयनिक सॉलिड है, आयंस की तरह रहता है, इसमें ये PCl5 का दोष नहीं है, वो तो कोवेलेंट है बॉन्ड्स, बट लेकिन वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयनिक सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, कैसे? वो तो एक कोवेलेंट है, क्योंकि जो PCl5 होता है, बहुत सारे PCl5 जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब कि मैंने तो देखा हुआ है इसको, सॉलिड PCl5, तो PCl5 सॉलिड जो होता है क्या करता है, देखना अभी, जो इधर वाला PCl5 था वो अपना H छोड़ देता है, Cl छोड़ देता है, तो इस पे प्लस आ जाता है, साइड वाला उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तो माइनस। ऐसे ही ये वाला छोड़ दिया तो माइन प्लस, इस साइड वाले ने उस क्लोरीन को गेन कर लिया तो 6 हो गया, यहाँ पे 6 तो माइनस। तो ये बताओ, तुम्हें ये पता चल गया, वैसे तो बॉन्ड तो कोवेलेंट है के बीच में, पर लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे करता है इस दुनिया में, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के एक साथ रहते हैं पास पास, आयनिक सॉलिड के रूप में। तो क्यों PCl5 एक आयनिक सॉलिड है, क्योंकि इट एग्जिस्ट एज दिस, ये लिख के आना है, इट एग्जिस्ट एज दिस फॉर्म, इस तरीके से। और ऐसा होगा तो ये आयन ही तो ऐसा लग रहा है जैसे आयन जैसा है, तो इस वजह से वो एक आयनिक सॉलिड कहलाता है। और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, फोर्स की वजह से पार्टिकल्स जुड़ के रहना पसंद करते हैं, डायमर टाइप मान लो इसको। डायमर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सेम यूनिट होती है डायमर में, इसमें तो सेम यूनिट नहीं है, एक में 4 है एक में 6 है, 4 वाले की शेप टेट्राहेड्रल होएगी और 6 वाले की शेप कैसी होएगी, ऑक्टाहेड्रल। बस ये था, PCl5 एक आयनिक सॉलिड होता है, तो इट एग्जिस्ट एज दिस फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज एन आयनिक सॉलिड। तो ये खत्म हो गया PCl3 PCl5, ऑक्सो एसिड्स मैंने कल करा दिए। अब हमें सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, अरे यार 4 टॉपिक है, नाइट्रोजन, अमोनिया और HNO3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये बताओ इसमें से पहले क्या कराऊं, जल्दी से। नाइट्रोजन पढ़नी है, अमोनिया के HNO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। टॉपिक बताओ। समझ नहीं आया क्या जो बोल रहे हो। टॉपिक छोटा होगा करा दो। छोटे तो सारे ही हैं, छोटे छोटे हैं, पर मुझे सारे कराने थे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कराओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरे छोटे छोटे टॉपिक तो तुम खुद भी कर ही लोगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कर लेते हैं।
देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, पी पाई बॉन्ड कर सकता है, पी पाई बॉन्ड। क्योंकि वो नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए उसके ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं हर स्टेट में, +1 में, +2 में, +3 में, +4 में, दीपांशु +5 में। इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा। दूसरी बात ये है कि जब नाइट्रोजन पे खुद ही +1 चार्ज है, सपोज ऑक्सीजन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, 2-, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N2O। नाइट्रोजन पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NO। इस तरीके से आप किसी का भी वो निकाल सकते हो फॉर्मूला। नाइट्रोजन पे 4 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2, क्या बनेगा, N2O4। नाइट्रोजन पे 5 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2, क्या फॉर्मूला बनेगा, N2O5। यहाँ तक क्लियर है दीपांशु? इनके ना सबसे इंपॉर्टेंट वालों के नाम बता देती हूँ। जब ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी ज्यादा है, इस नीचे वाले को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। 2 के तो इसलिए करा रही हूँ, ये बहुत जरूरी नाम है, हमेशा ना सबको कंफ्यूजन रहती है। बाकियों के तो बेशक से याद मत करो नाम, पर इन दोनों के कर लो। नाइट्रस एसिड, हाय हाय, एसिड थोड़ी लिखना है, एसिड नहीं है, ऑक्साइड। बता दिया करो गलती, एसिड नहीं है, एसिड तब होते जब इनमें H+ छोड़ने को कुछ होता। अब ये ऑक्साइड है, तो ऊपर वाला नाइट्रस ऑक्साइड है, नीचे वाला कौन सा ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बड़ी है ना ऑक्सीडेशन से, 2 आ गई। ऊपर वाले को लाफिंग गैस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 चीज इंपॉर्टेंट होगी, एक तो N2O, N2O है ये, NO2 नहीं है, N2O। इसको काट के मैं NO2 लिख सकती हूँ, ऐसे लिखेंगे नहीं, बट अब के लिए ध्यान रखना ये दोनों पॉसिबल है। N2O4 और NO2 दोनों में फर्क है, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दो, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और कोई इलेक्ट्रॉन रिच हो, अगर इन दोनों में से एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा, गलत बता रहे हो, गलत। राइट, देखिए बेस और एसिड किसे कहते हैं, आप जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, और उसी को हम क्या कहते हैं, बेस। एसिड जैसे हम BF3 AlCl3 जानते हैं, एसिड कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जैसे यहाँ देखो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, लेने वालों को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लर्न कर लो एक बार बैठ, इसको भूल जाओ तो ऐसे भी याद रखना, एक होता है H+, एक होता है OH-। हम इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसे क्या बोलते हैं, एसिड। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो OH- को बेस बोलते हैं, लर्न कर लो एक बार फटाफट। बेस क्या होता है और एसिड क्या होता है, याद हो गया। एसिडिक कैरेक्टर तब ज्यादा होगा जब कोई ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, भूलना नहीं इस बात को, क्योंकि जरूरी है ये। तो आपको इतना तो पता है एसिड क्या होता है और बेस क्या होते हैं। अब मुझे ये बता दो, नाइट्रोजन के पास ना आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बैठे थे, 5। अगर ये अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन किसी को गवा दे तो इस पे 1+ चार्ज आएगा, 2 गवा दे तो 2+ आएगा, 3 शेयर कर ले किसी के साथ तो 3+, ये किसी को शेयर कर ले तो 4, इलेक्ट्रोनेगेटिव को ये भी दे दे तो 5। सबसे अधिक, हिम्मत तुम नहीं बताओगी, बाकी सब बताइए, सबसे अधिक, सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ आई, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जैसे ऑक्सीजन की तरफ सरका दिए, तब आई ना सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं एसिडिक कैरेक्टर के। ये जैसे मैं नए पेज पे लिख देती हूँ, पहला बंदा कौन था मेरे पास, NO2,
फिर NO, NO, N2O3, N2O4 जिसे हम NO2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और N2O5, दोनों में फर्क बता दूंगी। अब ऊपर से नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आपसे ये पूछा जाएगा कि इन, जैसे कि आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे, ये और ये, पूछेंगे इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, बताइए, हु इज मोर एसिडिक। राइट, ये ज्यादा एसिडिक है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो बंदा ऊपर वाला, मैं लिख ही देती हूँ, ऐसे नहीं समझो, ऊपर से नीचे एसिडिक कैरेक्टर तो तुमने बता दिया। इनमें से कौन है ऐसा जो अभी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और भी जो लूज कर सकता है? शुरू के ऊपर वाले अभी भी वो लूज कर सकते हैं, ये तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो लूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो नीचे से ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो लेते हैं। इनमें से लेने वाला कौन है, एक्सेप्टर कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेगा? नीचे वाले। तो ऊपर से नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज। अक्सर एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीडाइजिंग पावर एक जैसी होती है, ठीक है। इस केस में तो पक्का है ही है। तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो रही है? इंक्रीज। कई कई बार एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर सेम सेम से हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कितना स्टेबल है। चलिए, अब यहाँ तक तो तुम्हें बता देती हूँ, ये तीनों नीचे के एसिडिक होते हैं और ये दोनों गैसेस न्यूट्रल होती हैं। बस इतना ही करना था। इनके कलर भी बता देती हूँ। इसके अंदर अ, ये जो चीज है ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। ये वाली कैसी है? अच्छा, इनमें से पहले मेरे को कलरलेस बताने से पहले वो बताना पड़ेगा स्टेट। इनमें से बड़े मॉलिक्यूल्स कौन है? बिग मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल, साइज में बिग। नीचे वाले हैं, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन के पास पास 5 5 ऑक्सीजन भी है कहीं कहीं, तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल रहा होगा ये। मैंने नाइट्रोजन का साइज नहीं पूछा था आपसे, पूरे सब्सटेंस का पूछा था। तो NO2 में तो 2 3 एलिमेंट है बस, इसमें देखो 2 तो N है और 5 5 ऑक्सीजन, कितना बड़ा होगा इसका साइज। एज साइज इंक्रीजेस मटेरियल का फोर्स बढ़ेंगे, तो कौन इनमें से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड्स कौन होंगे? राइट, करेक्ट। तो ऊपर वाले क्या होंगे? गैस। शुरू के 2 गैस होंगे और बाकी सब कैसे होंगे? सॉलिड्स। बस अब तो स्ट्रक्चर है, बस बात खत्म। तो NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें याद हो ही गई होंगी। मैं NO2 का इंट्रोडक्शन बाद में ही दूंगी, NO2 क्या चीज है, ठीक। ओके। अब ये भी सॉलिड, सॉरी, गैस होना चाहिए, छोटा है ना। ये गैस, गैस, सॉलिड। मेरी वॉइस आ रही है? ये कलरलेस, कलरलेस। अब यहाँ से ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है, बाकी सब कलरलेस। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ना उसमें ब्लू कलर होता है। पहले इतना चार्ट याद कर लो। ऊपर से मैंने ये भी सिखा दिया, ये दोनों आपके क्या होते हैं? न्यूट्रल। और ये तीनों क्या होते हैं?
हेमा ये ब्राउन नहीं होगा, इसको NO2 वाला पोर्शन है वो ब्राउन गैस है, पर N2O4 कलरलेस सॉलिड होता है। ये ध्यान रखो बच्चा पार्टी, इनमें से सारे के सारे कलरलेस सॉलिड हैं, नीचे के 3, एक है बस ब्लू सॉलिड, आपको वो याद भी नहीं करना बल्कि, तो इसको अभी कलरलेस ही समझ लो, सारी चीजें कलरलेस हैं। अब हम ना अपना चैप्टर में इस टॉपिक के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सिर्फ 2 मिनट के हैं, सिर्फ 2 मिनट, अगर हमारी मीटिंग एंड ना हुई। फटाफट करा रही हूँ, ध्यान से समझना, एक स्ट्रक्चर सिखवाऊंगी उससे सारी स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। आपको बस एक NO2 का स्ट्रक्चर याद कर लो। NO2 तो मैंने लिखा ही नहीं, पहला N2O था, NO था, N2O3 था, N2O4, N2O5, इसी का छोटा अंश कौन है? NO2। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी जो इन पांचों में था ही नहीं, ओके, जो इन पांचों में नहीं है, NO2 से हम शुरू करेंगे। NO2 में एक चीज याद रखना, एक तरफ D, एक तरफ D, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ डेटी बॉन्ड और एक लॉन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, नॉट लॉन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन। इसको एक बार याद कर लो, इसको याद हो गया तो सारी स्ट्रक्चर चित हो गया, स्ट्रक्चर याद। एंड द डेटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बात खत्म, एक डॉट, दैट्स इट। फटाफट याद करो, खत्म। चलिए, तो अब ना एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास NO2 है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो ना तो बस ऐसे बना देना, इसको घुमा दो, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर असली स्ट्रक्चर बनाना है तो दोनों बॉन्ड सेम दिखा दो, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। असली स्ट्रक्चर छोड़ो, रेजोनेटिंग याद रखो। बन गई। ये किसकी स्ट्रक्चर बताई मैंने? NO2। तुम NO2 में देख पा रहे हो कि एक ओड इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप वम्प करता रहता है। ये छोटा टुकड़ा है कि बड़ा टुकड़ा है? NO2 छोटा है कि बहुत बड़ी चीज है? स्मॉल। स्मॉल है, तो ये गैस होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें रंग होता है ब्राउन कलर, इसे ब्राउन गैस कहते हैं। पर NO2 ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, तो NO2 हमारे एग्जॉस्ट में से निकलता है, जो भी मटेरियल जलते हैं, कोई भी ऐसी जिसमें नाइट्रोजन हो, NO2 बनता है। पर NO2 बहुत जल्दी ही आपस में जुड़ जाता है। मान लो कहीं से NO2 गैस निकल रही है, क्या निकल रही है? NO2 गैस, तो उस NO2 गैस का रंग कैसा होगा? ब्राउन। गैस क्यों है? क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है। ब्राउन क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? एक ओड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के टोटल ओड इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें याद है नाइट्रोजन का एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। अगर इसके, तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है? अगर ये शेयरिंग भी करेंगे, एक ओड आएगा ही आएगा, शेयरिंग भी कर लेंगे तो भी एक ओड आएगा ही, क्योंकि ओड इसका एटॉमिक नंबर भी ओड होता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ओड है, दैट इज वाई एक फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा। तो NO2 कहीं से 2 NO2 निकले मान लो, तो आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बन जाएंगे दो जुड़ के,